नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया। आज तड़के पंजाब के मानसा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी पेशी हुई और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई की आज पेशी हुई है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस हत्याकांड का। 50 पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मानसा लेकर पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई को। और आइए सीधा रुख कर लेंगे मानसा पंजाब का, जहां पर मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पेशी हुई है कोर्ट में। किस तरीके से इस पूरे मामले को अब आगे बढ़ा रही है पुलिस? जी देखिए, मानसा कोर्ट की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई जो सिद्धू कत्ल मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे थे, जो 29 मई को। तो अभिषेक बता रहे थे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है लॉरेंस बिश्नोई को, और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, और क्या बातें कही गई कोर्ट में पेशी के दौरान? जी, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के काफिले की हम काफिले के बिल्कुल पीछा कर रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई का जो काफिला है वो फिलहाल पटियाला में पहुंच चुका है। और लॉरेंस बिश्नोई जो मुख्य आरोपी थे सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में, इस वक्त आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं कि इस वक्त जो ये काफिला है वो पटियाला में पहुंच चुका है। और जो सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में साफ तौर पर फेसबुक पर ट्वीट डालकर कहा था कि इनके हत्या का जो पूरा मामला है वो हम अपने सिर पे लेते हैं। और उसके बाद ही जो पंजाब पुलिस है वो काफी एक्टिव दिखाई देती है, जिसके बाद कई जो गैंगस्टर थे वो भी इन्होंने हिरासत में लिए। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे लॉरेंस बिश्नोई को जैसे ही कल पटियाला हाउस 1 दिन की जल्दी रिमांड पे भेजा गया है। और जो अभी अगर बात की जाए तो कल तकरीबन 8:30 बजे लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब पुलिस का पूरा काफिला दिल्ली से रवाना होता है और ठीक 9 घंटे के बाद मानसा के कोर्ट में पहुंचता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस पूरे काफिले में 9 घंटे तक जो काफिला चला है, इस काफिले में लॉरेंस बिश्नोई के काफिले को पूरे 3 घंटे तक 9 घंटे तक चला और 3 बार इस काफिले को रोका गया, जिसके बाद सिक्योरिटी पर भी काफी एक तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफिले को रोकने का बड़ी वजह कहीं ना कहीं मानी जा रही थी। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई है उनको अब 7 दिन की रिमांड पर भेजे। हालांकि जो आज तकरीबन 4 बजे के करीब जब मानसा में कोर्ट कम्प्लेक्स में इन्हें भेजा जाता है, तो पंजाब पुलिस की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 7 दिन की रिमांड दी गई है। और हाल ही आपको बता दें कि जो पूरा काफिला है पंजाब पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई जो है चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली के खरड़ शहर में लेके जा रहा है। और खरड़ में स्पेशल सेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखा जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज तड़के पंजाब के मनसा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी लॉरेंस को दिल्ली से मनसा लाया गया। मनसा पहुंचने पर लॉरेंस की मेडिकल जांच हुई। 50 पुलिसकर्मियों और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले की सुरक्षा में सड़क के रास्ते देर रात गैंगस्टर को लेकर पंजाब पुलिस मनसा पहुंची थी। लॉरेंस बिश्नोई को लाने के रूट की वीडियोग्राफी भी हुई। रास्ते को साफ करने के लिए 12 गाड़ियों का काफिला था। दिल्ली की एक अदालत ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस से पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड देने की अपील की थी। पंजाब पुलिस ने मामले में लॉरेंस बिश्नोई को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद अदालत ने रिमांड का आदेश पारित किया। पंजाब पुलिस का दावा है कि पंजाबी सिंगर की हत्या लॉरेंस गैंग ने ही की है। मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मनसा में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। वहीं कल राहुल गांधी से करीब 12 घंटे की पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो राहुल ने ईडी से कहा कि उन्हें बार बार पूछताछ के लिए न बुलाया जाए।
राहुल गांधी से 2 दिन में करीब 21 घंटे की पूछताछ हुई है, लेकिन इन 21 घंटों की पूछताछ में ईडी के अधिकारी राहुल के जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ईडी दफ्तर से कल रात 11:51 पर निकले। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में लगातार दूसरे दिन भी मैराथन पूछताछ हुई है। ईडी के अफसर ने पहले राउंड में राहुल से 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। लंच ब्रेक में राहुल तुगलक रोड स्थित अपने बंगले पहुंचे। लंच के बाद फिर एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। राहुल से करीब 6 घंटे दोबारा पूछताछ हुई। उन्हें बुधवार को फिर से बुलाया गया है। मंगलवार को भी 2 राउंड पूछताछ में उन्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए दिन के भोजन के लिए ब्रेक दिया गया था। 12 घंटे के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकल गए। ये तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी की तस्वीर आप सीधे देखिए, उनके साथ वकील भी है। राहुल जी ये देखिए राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे थे। 12 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं और उनके साथ उनके वकील भी थे। कहा जा रहा है कि कुछ सवालों के जवाब राहुल गांधी ने दिए और कुछ सवालों के जवाब देना बाकी है। लिहाजा कल एक बार फिर सुबह 11 बजे राहुल गांधी ईडी दफ्तर पर पहुंचेंगे और बाकी बचे सवालों का जवाब देंगे। ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय भी गए थे। राहुल के साथ कार में प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची। इस बीच पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। ईडी के समन का विरोध कर रहे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 100 से ज्यादा नेताओं को कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये सभी राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा कई घंटे हिरासत में रहे, लेकिन बाद में पुलिस ने रिहा कर दिया। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, रंजीत रंजन समेत इमरान प्रतापगढ़ी को बदरपुर बॉर्डर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, रघु शर्मा समेत कई नेताओं को वसंत कुंज थाने ले जाया गया था। हालांकि सभी नेताओं को कुछ घंटे की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। वहीं एक बार फिर से देर रात कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपात बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक समेत कई बड़े नेता शामिल थे। माना जा रहा है कि आज ईडी के सामने राहुल की पेशी के वक्त एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े नेता विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा हुई है। कल भी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। हालांकि करीब 7-8 घंटे की हिरासत के बाद उनको छोड़ दिया गया था। ईडी दफ्तर से मिलने के बाद राहुल गांधी पहले अपने घर पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी राहुल से मिलने वहां पहुंची। जिसके बाद दोनों यहां से सोनिया गांधी से मिलने के लिए गंगाराम अस्पताल पहुंचे। बता दें कि सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में कोविड से जुड़ी दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले भी कल भी राहुल गांधी ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। और अब तेजस 24 की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी आसिफ सुहाग जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आसिफ, लगातार कामयाबी मिल रही है सुरक्षा बलों को और 2 और आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इनके बारे में और क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, लगातार जो फोर्सेस के ऑपरेशन है वो यहाँ पर जारी है पूरी कश्मीर घाटी में, और इसी के चलते इस वर्ष अभी तक 104 मिलिटेंट विभिन्न एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। और लश्कर के 2 मिलिटेंट जो कंजूरा शोपियां में मारे गए, इनके बारे में फोर्सेस को कल देर शाम सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया था और मध्य रात्रि को फायरिंग शुरू हो गई थी इलाके में। अभी तक जो 2 मिलिटेंट मारे गए हैं दोनों लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे और एक की पहचान जान मोहम्मद के रूप में हुई है, जो पुलिस का कहना है कि इसी महीने के पहले सप्ताह में जो एक बैंक मैनेजर की किलिंग हुई थी कुलगाम इलाके में, उसमें इस मिलिटेंट का हाथ था। ऐसे में फोर्सेस के लिए काफी अहम ऑपरेशन ये साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, और लश्कर-ए-तैयबा का नाम सामने आ रहा है आसिफ। ये दोनों आतंकियों को ढेर किया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा और इसे कितनी बड़ी कामयाबी फोर्सेस मान रही है?
जी बिल्कुल, दोनों लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं और अभी भी ऑपरेशन क्योंकि जारी है। आशंका जताई जा रही कि एक मिलिटेंट शायद अभी और इलाके में मौजूद है, उसे वहां पर ऑपरेशन को जारी रखा गया है। और साथ ही साथ ये जो दोनों लश्कर तैयबा मिलिटेंट है, ये दोनों लोकल है और इसमें से एक की पहचान जान मोहम्मद के रूप में हुई है। चलिए आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं राष्ट्रपति उम्मीदवार 2 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। 28 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। तो वहीं 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि पैसा या लालच देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार पर चर्चा के लिए आज विपक्ष की बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए ममता बनर्जी मंगलवार को दिल्ली पहुंची और शरद पवार से मुलाकात की। बता दें कि ममता बनर्जी ने 22 नेताओं को पत्र लिखा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाकपा के महासचिव सीताराम येचुरी शामिल है। इस बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू उत्तरी आंध्र से अपने जिलों के दौरे की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज से अनकापल्ली और विजयनगरम जिलों का 3 दिवसीय दौरा निर्धारित किया है। नायडू आज चोडावरम में मिनी महानू में भाग लेंगे और एक समीक्षा बैठक करेंगे। तो वही कल अनकापल्ली में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर सकते हैं। वो 17 जून को चेपुरपल्ली और गजपति नगरम में रोड शो भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर से करीब 4 दिन बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। 10 जून को बोरवेल में फंसे राहुल को करीब 104 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल के लिए रवाना किया गया। टनल से बाहर लाते समय राहुल की आंखें खुली नजर आईं। बताया जा रहा है कि जिस बोरवेल में राहुल गिरा था उसमें सांप और एक मेढक भी था, जिस वजह से राहुल की जान को खतरा और भी ज्यादा था। कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। ये हम सब की जीत है, समाज की जीत है, आप सभी की जीत है। आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को, हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। राहुल साहू को सकुशल बाहर निकालने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि माने की चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम भी कहां शांत खड़ी थी। रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वो जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, ऐसी हमारी कामना है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। आने वाले 1.5 सालों में सरकार विभिन्न विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी। ये भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत आयोजित की जाएगी। सरकार के इस कदम से देश में करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये नौकरियां देने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के पर्यटक मंत्री आदित्य ठाकरे भगवान राम का आशीर्वाद लेने आज रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं। वहीं संजय राउत ने कहा कि आदित्य ठाकरे का अयोध्या राजनीतिक नहीं है। आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा ऐसे समय पर है जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर उनकी पार्टी को बीजेपी और एमएनएस द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और वहां से वो अयोध्या आएंगे, जहां वो रामलला का आशीर्वाद लेंगे और राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे। पंजाब में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी नजरें गुजरात पर बनाए हुए है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 26 जून को गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पार्टी उनके नेतृत्व में बिजली आंदोलन चलाएगी। यहां पर सीएम केजरीवाल 4000 पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। वो टाउन हॉल प्रोग्राम को संबोधित भी करेंगे। कल गुजरात इकाई के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली के मंत्री की जमानत याचिका पर कोर्ट 18 जून को फैसला सुनाएगा, यानी तब तक सत्येंद्र जैन को जेल में ही रहना होगा। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनको कोविड हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी याददाश्त चली गई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था सत्येंद्र जैन को। दिल्ली में कोरोना कहर जारी है। दिल्ली में 24 घंटों में 1118 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान 500 मरीज ठीक होकर घर वापस गए हैं। दिल्ली में फिलहाल संक्रमण दर 6.50% है। संक्रमण दर में जरूर मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आंकड़े ये भी चिंता में डालने वाले हैं। कुछ दिन पहले तक राजधानी में स्थिति कंट्रोल में आती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अचानक से फिर मामलों में उछाल आया है। तो वहीं सत्येंद्र जैन की याददाश्त चले जाने के मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ याद नहीं है, फिर भी मंत्री बने हुए हैं। पता नहीं कुछ सरकारों में ऐसे व्यक्ति कैसे रहते हैं कि जिनकी याददाश्त चली जाती है लेकिन वो मंत्री बने हुए हैं। किसी राज्य के प्रभारी भी हैं तो राज्य के लोग भी सोचेंगे कि अगर ये याद ही नहीं रख सकते तो उनको मिलने का भी क्या फायदा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग की है। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को विवादित बयानों से दूर रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने नुपुर शर्मा मामले में खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नसीहत देते हुए कहा कि नुपुर शर्मा मामले में कोई भी सार्वजनिक राय न रखें। लखनऊ के बनथरा में तैनात डायल 112 का सिपाही अपने ही विभाग की कार्यशैली से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कर रहा है। सिपाही ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी कर कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगा। सिपाही ने कार में बैठकर इस वीडियो को बनाया है और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिपाही ने गंभीर आरोप लगाया है। सिपाही का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया है। जिस प्रकार से अयोध्या होल्डिंग से पट गई, क्या राजनीतिक दौरा नहीं है? कहने का मतलब अयोध्या सबका है, आवे स्वागत है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह डुग्गी पीट कर, ये भोंपू बजाकर और पोस्टर से पाट कर आना क्या राजनीतिक दौरा नहीं हो गया? यूपी में जारी हिंसा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर शुक्रवार को पत्थरबाजी होगी तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। तत्काल कार्रवाई करके उन्होंने स्थिति को संभाल लिया, और नहीं तो कानपुर की स्थिति भयावह होती, समूचा विश्व हमारे ऊपर हंसता और फिर योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती। और आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है। अगर पत्थर फेंकेंगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा। शुक्रवार 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद प्रयागराज पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस अब उपद्रव करने वालों के पोस्टर लगाकर उनकी तलाश करेगी। पुलिस ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस कैमरे और लोगों से मिले वीडियो से इकट्ठा करेगी। आपको बता दें कि बवाल करने वालों की पहचान होने के 4 दिन बाद भी उनका पता नहीं चल सका है। अब पुलिस उनको पकड़ने के लिए उनके पोस्टर लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए प्रयागराज जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में शुक्रवार को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम्प का मकान ध्वस्त करने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण अन्य 37 आरोपियों के पते तलाश रहा है। यदि इनके मकान के नक्शे पीडीए से पास नहीं पाए जाएंगे तो उन मकानों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पीडीए के अधिकारी की माने तो उनको 37 लोगों के नामों की सूची मिली है जो पथराव की घटना में शामिल थे। बताया ये भी जा रहा है कि इनके मकानों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही इन पर कार्रवाई हो सकती है। प्रयागराज के अटाले में नगर निगम ने सफाई अभियान चलाया और गली में जहां जहां भी कूड़े में ईंट पत्थरों का मलबा रखा था उसको हटवाया। दुकानदारों ने बाहर पटरी पर किए गए निर्माण को खुद तोड़ा और जिसका मलबा सड़क पर फैला था। गली और सड़क पर इन ईंट पत्थरों का इस्तेमाल उपद्रवी न कर सके, इसलिए प्रशासन ने सड़क और गली में कूड़े के पास रखे मलबे को जेसीबी से हटवा दिया।
यूपी के कई जिलों में फैली हिंसा के बाद से गोरखपुर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन की निगरानी में 54 घरों की छतों से ईंट पत्थर मिले हैं। गोरखपुर पुलिस ने मामले में मकान मालिक को नोटिस भेजा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद फैली हिंसा के बाद से संवेदनशील शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने टीले लखनऊ की तारीखी टीले वाली मस्जिद के मुतलवी और इमाम के पद पर बने शाही इमाम मौलाना सैयद फजल मन्नान रहमानी को हटा दिया है। साथ ही मौलाना सैयद फजल मन्नान की नमाज पढ़ने, तकरीर देने और बेवजह भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगा दी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मौलाना सैयद फजल मन्नान रहमानी की जगह पर अब सह मुतलवी वासिफ हसन को चार्ज दिया है। राजधानी लखनऊ में एक बार के कर्मचारी की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां क्रिस्टल बार के कर्मचारियों ने बार में बंद करके 2 युवकों को जमकर पीटा। आरोप है कि क्रिस्टल बार में देर रात के बाद बियर बेचने का काम होता है। इस दौरान बियर को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद बार कर्मचारियों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी में बरेली मथुरा हाईवे पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के नजदीक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार डीसीएम ने कचला से गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों वाहन पलट गए। हादसे में मां बेटी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को अलग अलग हायर सेंटर रेफर किया गया है। पूर्वी यूपी के ऊपर तैयार निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र तेजी से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून से बादल और बरसात के साथ गर्मी से राहत मिलने का पूर्वानुमान लगा रहे थे, लेकिन इस सिस्टम की तेजी के कारण मौसम विभाग ने जल्द ही मौसम के बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 18 जून तक बदली और बरसात के साथ तापमान में गिरावट की उम्मीद है। आज से 18 जून तक मौसम बदला रहेगा। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब को तलब किया है। उन्हें आज ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। ईडी ने शिवसेना नेता अनिल परब को ये समन महाराष्ट्र के रत्नागिरी दापोली रिजॉर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए जारी किया है। ईडी ने हाल ही में अनिल परब के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद अनिल परब के घर समेत 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। बता दें कि दापोली में 2017 में 1 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी। पैगंबर मोहम्मद मामले में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। भिवंडी पुलिस ने नवीन कुमार जिंदल को आज थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि नुपुर शर्मा को महाराष्ट्र पुलिस ने 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने पर बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। महाराष्ट्र में आज से नए सत्र के लिए स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। अप्रैल में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले बोर्ड ने स्कूलों को खोलने के लिए 13 जून सूचित कर दिया था। बोर्ड ने सभी स्कूलों को दिशा निर्देश का पालन करने का आदेश जारी किया है। वहीं गर्मी की वजह से विदर्भ में 27 जून को फिर से स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं। आपको बता दें कि जहां छात्र 27 जून से स्कूल आएंगे, वहीं कर्मचारियों को 24 जून से बुलाया गया है। मुंबई में मानसून के आगाज के साथ ही समुद्र किनारे हादसों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जुहू बीच चौपाटी घूमने आए 4 युवकों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। चारों युवक मुंबई के चेंबूर इलाके से जुहू बीच घूमने आए थे। चारों युवकों की उम्र 16 साल से 21 साल के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे हाई टाइड खत्म होकर लो टाइड शुरू हो गई थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा बिहार टेट को खत्म कर दिया है। यहां अब केंद्र सरकार की तरफ से होने वाली CTET परीक्षा से ही शिक्षक बनेंगे। केंद्र सरकार और CBSE की ओर से देश भर में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET या CTET का आयोजन बराबर किया जाता है। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर अपहरण कर शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि युवक की जबरन शादी कराई गई या उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है। मामला तिगड़ा थाना क्षेत्र के पिथौड़ी गांव का है। दूल्हे के पिता सुबोध कुमार झा ने शिकायत की थी कि उनके बेटे का अपहरण कर शादी कर दी गई है। शिकायत के बाद पुलिस सत्यम की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। परिजनों का आरोप है कि हसनपुर गांव के विजय सिंह ने सत्यम का अपहरण कर उसकी शादी करा दी। यूपी के देवरिया जिले में लाइव मौत का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वायरल वीडियो भटनी थाना क्षेत्र के चंदौली गांव का है। वायरल वीडियो में एक शख्स बारात के दौरान डांसरों के साथ पिकअप वैन पर डांस करता दिख रहा है। इसी दौरान उसके हाथ से गाड़ी में लगा रॉड उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिरने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 50 वर्षीय मृतक रामनिवास गिरी चंदौली गांव का रहने वाला था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दूसरे दिन भारत ने खाद्य सुरक्षा पर विकसित देशों की नीतियों का विरोध किया। सम्मेलन के दूसरे दिन खाद्य सुरक्षा, टीकों को सस्ती दरों में मुहैया कराने के मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत खाद्य सुरक्षा वैक्सीन का स्थायी समाधान चाहता है। भारत ने कोविड महामारी के दौरान WTO के असफल रहने पर भी नाराजगी जताई। चीन ने 2 साल बाद भारतीय नागरिकों पर लगे वीजा प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसके बाद अब चीन ने विभिन्न शहरों में काम करने वाले भारतीय नागरिक चीन लौट सकेंगे। चीन ने नवंबर 2020 से भारतीयों के लिए वीजा आवेदन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा भारत आने जाने वाले उड़ानों पर भी प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। भारत में चीनी दूतावास ने इसकी जानकारी दी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे ने मंगलवार को कहा कि भारत की उपलब्ध कराई गई नई ऋण सुविधा से ईंधन की समस्या से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। विक्रमासिंघे के मुताबिक भारतीय मदद की वजह से देश को जुलाई से 4 और माह के लिए ईंधन खरीद सकेगा। वहीं श्रीलंका में 3500 टन LPG की खेप भी पहुंच गई है। इस खेप से मिली गैस की आपूर्ति अस्पतालों, होटलों को दी जाएगी। विक्रमासिंघे ने कहा कि अगली खेप में 4 माह के लिए LPG मिलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ट्रेड यूनियन शाखा भारतीय मजदूर संघ ने आरोप लगाया कि कतर में प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से भारतीयों के अधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। मंगलवार को जारी एक बयान में BMC ने कहा कि कई मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया है कि जब से कतर को फीफा विश्व कप की मेजबानी मिली है, तब से वहां श्रमिक गुलामों जैसी स्थिति में जी रहे हैं। मजदूर संघ ने कहा कि 2014 से कतर में 1611 भारतीय प्रवासी कामगारों की मौत हुई और मृतकों के परिजनों को अपने प्रियजनों के शव लेने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ की स्वदेश वापसी की संभावना बनती दिख रही है। मुशर्रफ फिलहाल दुबई की एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनके ठीक होने की संभावना न के बराबर है। पाकिस्तानी सेना ने मुशर्रफ की फैमिली को उनकी वापसी कराने में मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान पर शासन करने वाले 78 वर्षीय जनरल मुशर्रफ पर उच्च राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। 2019 में संविधान को निलंबित करने के लिए मौत की सजा दी गई थी, जिसको बाद में बदल दिया गया था। पाकिस्तान के वरिष्ठ वकील और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पूर्व नेता हामिद खान ने दावा किया है कि पूर्व PM इमरान खान ने निजी बातचीत में अपनी कई गलतियों को कबूल किया था। एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान हामिद ने दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि उनसे गलतियां हुई, जिसकी वजह से उनकी पार्टी का पतन हुआ। वरिष्ठ वकील ने कहा कि इमरान ने भी जस्टिस काजी फैज ईसा के मुद्दे पर गुमराह होने की बात स्वीकार की थी। PTI अध्यक्ष ने कुछ पार्टी नेताओं को भी पहचानने में धोखा खाया था। पाकिस्तान में रूसी राजदूत ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें पूर्ववर्ती इमरान सरकार के साथ सस्ती दरों पर गेहूं और तेल आपूर्ति करने की बात कही जा रही है। रूसी राजदूत ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने रूस से सस्ते दामों पर गेहूं और तेल खरीदने का समझौता किया था। रूस यूक्रेन युद्ध के 111वें दिन रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्रों में बढ़त मिलती दिखाई दी। पश्चिमी देशों से आने वाली हथियारों की खेप को रूसी सैनिक बीच में ही नष्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होने लगी है। यूक्रेनी शहर सेवेरोदोनेत्स्क को जाने वाले तीनों पुल नष्ट करने के चलते क्षेत्र में जीवन दुर्भर हो गया है। माना जा रहा है कि सेवेरोदोनेत्स्क शहर के 70% हिस्से पर अब रूसी नियंत्रण में है।
यूक्रेन के डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई का एक वीडियो सामने आया है जिसमें डोनेस्क इलाके में यूक्रेनी टैंक यूनिट रूसी ठिकानों पर गोलाबारी करती दिख रही है। डोनेस्क और लुहांस्क डोनबास का वो इलाका है जहां 2014 से रूस समर्थक अलगाववादियों का दबदबा है। यूक्रेन ने डोनबास में लगातार नागरिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने मध्य पूर्व की यात्रा पर जाएंगे। मंगलवार को व्हाइट हाउस ने जुलाई में होने वाले बाइडेन के दौरे की जानकारी दी। बाइडेन इजराइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। 13 से 16 जुलाई के लिए निर्धारित यात्रा में सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु मुद्दों, मानवाधिकारों और ईरान के बढ़ते खतरों के सहित कई मुद्दों पर वैश्विक नेताओं से चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 साल की सेवा के बाद अपने सबसे पुराने ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि आज से पुराने ब्राउजर के लिए मेन स्ट्रीम सपोर्ट बंद हो जाएगा। इसे पहली बार 1995 में विंडोज 95 के लिए एड ऑन पैकेज के रूप में जारी किया गया था। कंपनी की अधिसूचना के अनुसार इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 से काम करना बंद कर देगा। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक और दुनिया के शीर्ष उद्योगपति एलन मस्क गुरुवार को ट्विटर के स्टाफ के साथ बैठक करेंगे। अप्रैल में ट्विटर को खरीदने के ऐलान के बाद मस्क की ट्विटर के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ पहली बैठक होगी। ट्विटर के स्टाफ में भी मस्क को लेकर कई तरह के संदेह हैं। कई कर्मचारियों ने डील का विरोध भी किया था। मस्क ने अप्रैल में $44 अरब में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।